बोले ये ग्रंथों का अनुवाद कौन करेगा? बोले अपने ग्रंथ जितने भी हैं वो यही पंडित करेंगे अपने। देखो गुरु जी ने कहा था व्याकरण और न्याय, जी जी, इन दोनों विषयों का अनुवाद की ओर नहीं देखना चाहिए। मूल देखना। अनुवाद करना ही नहीं, उसकी व्याख्या लिखो आप, व्याख्या लिखो, चूर्णी लिखो, व्याख्या लिखो। वो भी एक पद्धति रही, लेकिन जन सामान्य को सब चीज सुलभ हो। जन सामान्य के लिए तो अभी तो हमारा कि अनुवाद की ओर सरल तो है, संस्कृत भी आ सकता है, उसमें क्या बाधा हो गई? वो भी सरल हो जाएगी, अनुवाद करेंगे। जैसे कादंद्रुमल है जी, खूब सरल आ गया है, तो कुछ बचता ही नहीं उसमें। ये अवश्य है कि ये कठिन होता है, लेकिन पद्धति यही से चालू होती है। कारण इसके उपरांत भी इन सारे के सारे व्याकरणों के होने के साथ भी कातंत्र जीवित कैसे रह गई? पाणिनि उसमें थी और कातंत्र फिर भी जीवित रह गई। क्यों रह गई? उसमें है अच्छी चीज, मतलब सरलता है उसमें, समझ जल्दी। हमें तो भाषा की सरलता की ओर भी देखना चाहिए। अभी एक है, साहित्य आप लिखिए कठिन, वो है ना उषा दीक्षित हैं, सरलता लाना चाहिए ताकि उसका अनुवाद करना न पड़े। ये कपिल द्विवेदी थे ना जो सार्वभौम संस्थान वाले, उनका ये जो आचार्य कह रहे वही जो इनके वो निकला है। उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई थी कि आप तो सरल से सरल शब्दों के द्वारा बोलना सीखो। बोलो सार्वभौम संस्थान था एक वहाँ। ऐसे ही संस्कृत भारती वाले भी यही करते हैं, वो संस्कृत पढ़, तुम गलत बोल रहे बोलो एक बार। नहीं वो गलत तो होगा ही नहीं, सरलता में गलत होगा ही नहीं। गुरुजी के लिए ये उन्होंने हिंदी के अनुवाद में साहित्य को कभी नहीं रचना चाहा। इन विद्वानों ने कहा कि महाराज ये तो सरल है, महाराज सरलम की गरलम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहते थे वो। नहीं, पहली पद्धति यही थी कि मूल ग्रंथ रटो। कोई बाधा नहीं है, वो भी एक लय में आ जाता है। जल्दी बोलते हैं तो उसमें अक्षरों का स्खलन हो जाता है। स्पष्ट होना चाहिए। संस्कृत की यही विशेषता। वो पाणनी कन्या विद्या, उससे उसकी व्युत्पत्ति अपने आप आएगी। जैसे आज जो है ना इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी में अनुवाद पहले कर लेते हैं, फिर बाद में इंग्लिश बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं आना चाहिए अपने को। फिर नजर हिंदी पे जाती है, उसके मूल पे जाती ही नहीं, नजर एकदम हिंदी पे नजर जाती है। वही इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं अपने को। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो ना? सुनाना एक दो कुछ उसका तर्क संग्रह एक आध सुनाओ फिर भी। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय जोर से। तर्कसंग्रहः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः सप्तपदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश कालदिगात्मो मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःखेच द्वेष प्रयत्न युधा अभ्यंतरो बाह्यश्च आद्य पंचदा स्पृष्ट ईषद विवृत समृद्ध भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां ईषद स्पृष्टं अन्तःस्थानां ईषद विवृतं स्माणां विवृतं स्वराणां तस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृद्धं प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशः विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो प्राणो महाप्राणः उदात्तं। जी हाँ, वाक्य को हम बोले और छंद है, चादुर विकलित है, उसमें ये चीज रखे हैं। जैसे मंदाक्रांता है शास्त्राभ्यासो
जिनपति संगति सर्वदा ये बराबर। ये हो गया हमारा आराम के साथ चलना। हाँ ये बिल्कुल विश्राम के साथ। ये चीज इसलिए तो रखा है, उससे अर्थ भी खुलता है। हाँ उसकी दृष्टि जाएगी उस हाँ यदि यतिभंग है तो दोष बताया। बिल्कुल काव्य लिखे लेकिन यतिभंग ना हो, काव्य शास्त्र इसीलिए है इसीलिए। भंग ना हो। मतलब उससे यतिभंग वो नहीं होता तो अपने आप ही अर्थ खुलने लग जाता है, संदेश भी अपने आप ही खुलने लग जाते हैं और रोकने से अपने आप ही ध्वनि निकलती है और उसके साथ ले जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे छंद चल रहा है वो इसी तरीके से सिखाते हैं, इसीलिए छंद रखा। बताते हैं ना, एक दो सुनाओ। जैसे मान लो कि श्लोक है बहुत अच्छा ये विषय। श्लोक है और श्लोक है किंतु उसमें जो पद है अंतिम अक्षर है वह यदि ह्रस्व है तो भी दीर्घ के रूप में ही माने। उसमें ऐसा भी विकल्प से होता है, वो विकल्प से होता है। ये इसीलिए आता है, वो इसीलिए आता हो क्योंकि वह अंतिम अक्षर पद का है। उसको दीर्घ के रूप में एकदम ब्रेक लगाने से तो गड़बड़ ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। उसको दीर्घ के रूप में स्वीकार करें, दीर्घ लिखे नहीं। तो ये यही एकमात्र आशय ये है। उनका आशय ये है कि वह थोड़ा सा श्वास ले, तो श्वास लेते हैं तो आगे हमारे लिए हाँ उसका लंबे समय तक अध्वान बन सकता है। संयुक्त आद्यम दीर्घम यहाँ पर भी एक ये चीज ऐसे ही आता है। जी दीर्घ क्यों लिया तो क्योंकि संयुक्त, लेकिन उसको हम दीर्घ लिखेंगे नहीं और दीर्घ बोलेंगे भी नहीं, किंतु वहाँ पर यति का रूप आ जाता है, प्रेस आ जाता है, वहाँ पर जोर आता है वहाँ पर। जैसे साइलेंट बोल देते हैं ना, उस हाँ, तरीके से हाँ, साइलेंट तरीके से। भोक्ता ऐसा नहीं बोला जाता, भक्ता अमर प्रणत मणि प्रभाना, ये है। अब मणि के ऊपर थोड़ा सा जोर ले आ रहे, मणि को फोड़ा नहीं हमने। तो ये हमारे यहाँ तो गौण हो गए, वही पद्धति वापस शुरू करनी है, जो गौण हो गई वही शुरू करनी है। बहुत पहले भावना रखी थी, गुरु जी की भावना थी। सीख रहे हो। सब आचार्य श्री केवल आपके आशीर्वाद से, हम तो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे इस चीज़ की कि बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे और टीचर नहीं, मतलब कहीं नहीं होता वो चीज़। और अभी क्या था, एक होता है सलाखा परीक्षा, सलाखा परीक्षा मतलब एक सोने की सलाई लेते हैं, ग्रंथ के बीच में घुसा देते हैं, बच्चे से बोलते कंपटीशन होता है, बोलो इसको पालकी बोलते हैं। हाँ सलाखा परीक्षा। उसमें जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर का वो था, इस बार बनारस में था। जब सियादवाद विद्यालय में बच्चे आए, कुछ जैन बच्चे, वे कहने लगे असली पद्धति तो ये है जो यहाँ पढ़ाई जा रही, क्योंकि वहाँ नीचे बैठे के पढ़ाते हैं। हमने कहा कोई फर्नीचर नहीं होगा, वही पुरानी ऐसी गद्दी पे टीचर बैठे हैं, उनको असली यही है। धरती का सहारा लेना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आदत में हो जाएंगे। ये रक्त संचार जो है ना धरती के खाली आसन के माध्यम से ये सब होता है। बहुत अच्छा ये जो स्कीम थी ना अमरकोश प्लस व्याकरण, वो पूरा कंठ करा देना, उसके बाद धीरे धीरे वो उसको कोश आवश्यक दो ब्राह्मणों के यहाँ तो आचार्य श्री यही होता है, पहले अमरकोश याद कराओ और ये अष्टाध्यायी याद कराओ, बस केवल कंठस्थ कराओ, समझना बाद में, पहले कंठ कर लो। नाममाला भी किया जाता है। हाँ वो नाम पंडित जी बोलते थे, मुझे तो पता ही नहीं था, वर्णी जी कहते थे आपको गुड़ मिलेगा अलग से, थोड़ा सा घी मिलेगा 100 ग्राम, बोले ये आप अमरकोश के 2 श्लोक सुनाओ, इसके साथ साथ बोले
अष्टाध्यायी सुनाओ। अष्टाध्यायी तो मैं जानते ही नहीं था, बोले क्या है। फिर बोले कुछ समय के पश्चात जैसे ही मैंने और ग्रंथ पढ़े या कुछ पढ़ा, फिर बोले आँख सी खुल गई, बोले एकदम अंधेरा सा मिट गया, पूरा सब देखने लग गया। बोले पंडित जी साहब ऐसा बोलते।